सोचते हैं कि टॉप लेवल अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस से लेकर बाबू और चपरासी तक के ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। उस पैसे से संपत्तियां, घर, बंगले, फार्म हाउस, ज्वेलरी, कैश सब बना लेते हैं और मजाल कि किसी को भी नोटिस जारी हो। और जो पकड़े भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर क्लास 2 और क्लास 3 के कर्मचारी होते हैं, जबकि ऊपर वाले बच जाते हैं। कभी ना तो कोई पूछता है कि कितना माल कमाया, और मोटे पेट वाले अधिकारी इतने भले भी नहीं कि खुद बता दें। लिहाजा इनके निर्वस्त्र पीठ पर योगी सरकार ने जबरदस्त हंटर मारा है। हंटर ऐसा कि सभी सरकारी कर्मचारी बिलबिला गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे हमारे इस खास सेगमेंट यूपी इस हफ्ते में, जिसमें हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। यूपी सरकार ने एक कदम उठाया है जिसमें 68,236 राज्य कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। इसकी वजह है इन कर्मचारियों ने 31 जनवरी की तय डेडलाइन तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई पहले से जारी स्पष्ट निर्देशों का पालन न करने पर की गई है। यूपी में इस वक्त 8,66,261 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार ने सभी को साफ कहा था कि 31 जनवरी तक संपत्ति की डिटेल अनिवार्य रूप से पोर्टल पर जमा करनी होगी। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनकी सैलरी अगली सूचना तक रोक दी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो लापरवाही हर लेवल पर दिखी। 34,926 ग्रुप सी कर्मचारी, 22,624 ग्रुप डी स्टाफ, 7,204 ग्रुप बी अधिकारी और 2,628 ग्रुप ए अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी नियम तोड़े गए, वो भी बड़े पैमाने पर। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सैलरी रोकना आखिरी कदम नहीं है। अगर जल्द ही लंबित घोषणाएं जमा नहीं की गईं, तो और सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है। खास बात यह है कि सैलरी रोकने से पहले सरकार ने चेतावनी भी दी थी कि संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें, वरना वेतन रोका जाएगा। इस पहल का मकसद उन कर्मचारियों की पहचान करना है जिन्होंने रिश्वत या दूसरी काली कमाई से संपत्तियां खड़ी की हों। सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, नियमों की अनदेखी अब नहीं चलेगी, किसी भी स्तर पर नहीं। चित्रकूट से एक ऐसी खबर आई है जो आपको इंस्पायर कर सकती है। यहाँ के डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 साल की बेटी सिया का दाखिला सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराकर एक मजबूत संदेश दिया है। ऐसे समय में जब लोग सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी को बदहाल और अव्यवस्थित मानते हैं और खुद अधिकारी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, तब डीएम का यह कदम सिस्टम पर भरोसे की नई मिसाल बन गया है। आमतौर पर लोग सरकारी संस्थाओं की कमियां गिनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वहां भेजने से बचते हैं। इसी सोच को तोड़ते हुए पुलकित गर्ग ने पद और रुतबे से ऊपर उठकर अपनी बेटी का एडमिशन शहर के धनुष चौराहा स्थित सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। गुरुवार को वो अपनी पत्नी के साथ खुद केंद्र पहुंचे और सभी औपचारिकताएं पूरी की, जिसकी पुष्टि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता सोनी ने की। डीएम ने कहा कि बच्चों के शुरुआती जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र यह सब बैलेंस तरीके से देते हैं। यहाँ 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को माँ जैसी देखभाल मिलती है। रोज पौष्टिक खाना जैसे खिचड़ी, दलिया दिया जाता है। साथ ही टेक होम राशन भी मिलता है। बच्चों को पोलियो, बीसीजी और डीटीपी जैसे जरूरी टीके लगाए जाते हैं और वजन, ऊंचाई की नियमित जांच भी होती है। खेल खेल में पढ़ाई, रंगीन दीवारें, खिलौने, खेल का मैदान और स्मार्ट क्लास में टीवी के साथ साथ एलईडी पर कविताएं और कहानियां दिखाई जाती हैं। यह कदम पहले मऊ के एसडीएम सौरभ यादव द्वारा किए गए ऐसे ही फैसले की याद दिलाता है और साबित करता है कि बदलाव भाषणों से नहीं, उदाहरण से आता है। कन्नौज से एक और बड़ी गंभीर खबर सामने आई है। यहाँ एक बड़े पैमाने पर धार्मिक मतांतरण कराने के आरोप में अजब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने जिले के करीब 20 गांवों में लगभग 5,000 ग्रामीणों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में मतांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। अजब सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उनके और उनकी पत्नी जानकी के बैंक खातों की जांच भी कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि खातों में पैसा किसने भेजा और क्या यह रकम मतांतरण गतिविधियों में इस्तेमाल हुई। जांच में सामने आया है कि अजब सिंह ने अपने साथियों की मदद से गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया। इस नेटवर्क से जुड़े लोग पहले भी पकड़े जा चुके हैं। 7 दिसंबर 2025 को ठठिया थाना क्षेत्र के करसाह गांव के एक अनाधिकृत चर्च में मतांतरण कराते समय कथित पादरी पन्ना लाल, उसके भाई विद्यासागर और उमा शंकर को गिरफ्तार किया गया था।
बाद में 12 जनवरी को तीनों को दोबारा जेल भेजा गया। गिरफ्तार अजब सिंह इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के नगला मिलक निवासी पन्ना लाल के भाई शिवनाथ का दामाद है और फिलहाल औरैया के दिबियारपुर में रह रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि 8 जून 2014 को ककरघट्टा में पहला चर्च बनवाया गया था। इसके बाद करौंदा शाहनगर, बहादुरपुर, जोगीडेरा, रजमाऊ और इस्माइलपुर में भी अवैध चर्च बनाए गए। पुलिस के मुताबिक हैंडपंप, सिलाई मशीन और नगद पैसों का लालच देकर करीब 5000 लोगों का मतांतरण कराया गया और अब पैसों के पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सीएम योगी ने बताया है कि यह एयरपोर्ट अब लगभग तैयार है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते हैं। लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और संचालन शुरू होने के लिए सब कुछ तैयार है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बना यह एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है। यह प्रोजेक्ट करीब 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। पहले चरण का संचालन सितंबर 2014 में शुरू होना था, लेकिन तय समय सीमा से इसमें देरी हुई। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। अभी यूपी में लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और आने वाले समय में यूपी देश का ऐसा राज्य बनेगा जहां सबसे ज्यादा यानी 21 हवाई अड्डे होंगे। यह एयरपोर्ट मल्टी फेज्ड होगा, नेट जीरो एमिशन पर चलेगा और दिल्ली एनसीआर की ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। शुरुआती चरण में इसकी सालाना यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ होगी। जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी में निवेश बढ़ेगा, एयर कार्गो हब बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। यह खबर भारत की रक्षा ताकत को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री यानी कि एसएएफ में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स अब पूरी तरह से स्वदेशी हो चुकी है। पहले यह राइफल रूस के साथ मिलकर बन रही थी, लेकिन अब इसमें 100% यानी कि 100% भारतीय पुर्जे और उसकी तकनीक इस्तेमाल हो रही है, जो आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता है। AK-203 का उत्पादन भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर IRRPL ने शुरू किया था और जुलाई 2024 में कानपुर में इसका निर्माण शुरू हुआ। शुरुआत में इसमें 85% रूसी और 15% भारतीय पुर्जे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से भारत में बन रही है। सेना को देने से पहले इस राइफल के 3 ट्रायल होंगे। फरवरी में हिमाचल प्रदेश के सुमड़ो में सर्दी का ट्रायल, राजस्थान में गर्मी का और दक्षिण भारत में बारिश का ट्रायल। इसके ज्यादातर पार्ट्स कानपुर में बनते हैं और कुछ कोलकाता में और फाइनल असेंबलिंग अमेठी में होती है। यह राइफल प्रति मिनट 600 गोलियां चला सकती है। इसकी रेंज 400 मीटर है। मैगजीन में 30 राउंड आते हैं और वजन 3.8 किलो है। इसमें फोल्डिंग बट स्टॉक, पिकेटिनी रेल और नाइट विजन सपोर्ट भी है। भारतीय सेना को अगले 7 सालों में 5 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलें दी जाएंगी, जो पुरानी INSAS राइफलों की जगह लेंगी और सैनिकों की ताकत को और बढ़ाएंगी। दिल्ली से प्रयागराज और वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलने का सपना अब हकीकत के काफी करीब पहुंच गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही दिल्ली से वाराणसी का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस हाई स्पीड रेल परियोजना की शुरुआत साल 2021 में जमीन सर्वे से हुई थी और अब अगले 5 साल में यह अपने बड़े चरण में जाने वाली है। यह बुलेट ट्रेन नई दिल्ली को वाराणसी से जोड़ेगी और इसके रास्ते में मथुरा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज जैसे बड़े शहर शामिल होंगे। 2021 में प्रयागराज और आसपास के जिलों में जमीन सर्वे हुआ था, जिस दौरान जमीन अधिग्रहण को लेकर गांवों और किसानों में काफी चर्चा भी रही। रेल मंत्री ने साफ किया है कि इस कॉरिडोर के लिए अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है। इनमें दिल्ली तक रोजाना आना जाना आसान होगा और बिजनेस को भी फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि कुंभ और माघ मेले जैसे बड़े आयोजनों में यात्रियों का दबाव भी इससे कम होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रयागराज सिर्फ धार्मिक शहर नहीं रहेगा, बल्कि एक आधुनिक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 11 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूरा बजट पेश करने जा रही है और इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र का आम बजट आने के बाद अब यूपी सरकार ने भी अपने बजट का फाइनल ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए बजट में जनता से जुड़े बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहेगा।
बुधवार को वित्त विभाग में लगातार बैठकें हुई, जहां अलग अलग विभागों से आए बजट प्रस्तावों की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिनों में बजट का मोटा खाका तैयार कर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को दिखाया जाएगा। फिर मंत्रियों के साथ विभागवार चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा करने का है, जबकि पिछले बजट में यह करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए था। नए एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कें और नए अस्पताल बनाने पर ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। चुनावों को देखते हुए सामाजिक पेंशन भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी 1.07 करोड़ से ज्यादा लोग पेंशन पा रहे हैं और इसमें करीब 50% बढ़ोतरी की संभावना है। छात्रवृत्ति और कन्या विवाह अनुदान को एक जैसा करने का ऐलान भी हो सकता है। इस साल यूपी को केंद्र में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जिसमें नई और पुरानी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। बजट में निवेश बढ़ाने, इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर, युवाओं के लिए टैबलेट, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान तो दिया ही जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारे ये सेगमेंट कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.